नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ की, राजपूताना स्टेनलेस लिमिटेड। चलिए इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या खास है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये नया स्टील आईपीओ एक मजबूत ग्रोथ की कहानी लिखेगा या फिर इसमें पैसा लगाना एक बड़ा रिस्क हो सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले जानेंगे राजपूताना स्टेनलेस के बारे में, फिर आईपीओ के नंबर्स पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कंपनी के फेवर में क्या बातें हैं और कौन सी चीजें चिंता बढ़ाती हैं, और आखिर में हम अपना फाइनल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि राजपूताना स्टेनलेस असल में करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये कंपनी B2B मॉडल पर काम करती है। मतलब ये अपना माल सीधे हम जैसे आम ग्राहकों को नहीं बेचती, बल्कि दूसरी कंपनियों को बेचती है। इसके सीईओ हैं श्री शंकर लाल दीपचंद मेहता, और ये बनाते क्या हैं? 80 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स। अब सवाल यह है कि इनका स्टील इस्तेमाल कौन करता है। तो लिस्ट देखिए, ऑटोमोटिव सेक्टर, इंजीनियरिंग, बर्तन बनाने वाली कंपनियां, पंप्स, पाइप्स, फोर्जिंग, तार, मतलब गाड़ियों के पार्ट्स से लेकर हमारे किचन के बर्तनों तक हर जगह इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। काफी डाइवर्सिफाइड रेंज है। तो कंपनी का बिजनेस तो समझ आ गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी आईपीओ के नंबर्स पर। ये आंकड़े किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहले टोटल इशू साइज। कंपनी मार्केट से लगभग 255 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। ये वो टोटल अमाउंट है जो इस आईपीओ से रेज किया जाएगा। और एक शेयर का प्राइस बैंड क्या रखा गया है? यह है 116 रुपए से लेकर 122 रुपए के बीच। अब बात करते हैं लॉट साइज की। यह है 110 शेयर्स का। इसका मतलब है कि आप 1-2 शेयर नहीं खरीद सकते, आपको कम से कम 110 शेयर्स के मल्टीपल में ही अप्लाई करना होगा। तो अगर हिसाब लगाएं तो इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? अगर हम लोअर प्राइस बैंड को भी देखें तो ये बनता है 12,760 रुपए। ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए। अब चलिए कंपनी की अच्छी बातों पर गौर करते हैं। मतलब वो क्या वजह हैं जो इस कंपनी को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकती हैं, जिसे हम बुल केस कहते हैं। कंपनी खुद अपनी 3 बड़ी ताकतों पर फोकस करती है। पहली, इनके प्रमोटर्स बहुत अनुभवी हैं। दूसरी, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बड़ा और डाइवर्स है। और तीसरी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। और जब हम अनुभव की बात करते हैं तो देखिए, प्रमोटर्स खुद कहते हैं कि वो मिलकर स्टील इंडस्ट्री में 5 दशकों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे पता चलता है कि उन्हें इंडस्ट्री की गहरी समझ है और बिजनेस चलाना आता है। तो ये तो थी अच्छी बातें, लेकिन जैसा हम जानते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं बेयर केस की। मतलब वो कौन से रिस्क और रेड फ्लैग्स हैं जिन पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। हमने बात की थी कि प्रमोटर्स बहुत अनुभवी हैं, जो कि एक ताकत है, लेकिन रिस्क ये है कि इन्हीं प्रमोटर्स पर कुछ कानूनी और टैक्स से जुड़ी कार्यवाहियां भी चल रही हैं। अब ये एक और बड़ा रिस्क है, जिसे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं। इस चार्ट को देखिए, कंपनी की लगभग 45% कमाई सिर्फ टॉप 10 ग्राहकों से आती है। सोचिए, अगर इनमें से कोई एक बड़ा कस्टमर भी चला गया तो कंपनी के रेवेन्यू पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके असली मतलब हैं। पहली बात तो ये कि इन बड़े कस्टमर्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब वो कभी भी जा सकते हैं। दूसरा, बड़े खरीदार होने की वजह से वो प्राइस को लेकर काफी दबाव बना सकते हैं, और इससे कंपनी के कैश फ्लो में भी काफी उतार चढ़ाव बना रहता है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन के बाद एक और बड़ी एकाग्रता है, और वो है ज्योग्राफिकल। कंपनी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन गुजरात में सिर्फ एक ही जगह पर है। अब एक ही जगह पर सब कुछ होने के क्या खतरे हैं? सोचिए, अगर वहां कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई लोकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा प्रोडक्शन ठप हो सकता है। कोई बैकअप प्लान नहीं है। मतलब एक लोकल प्रॉब्लम पूरी कंपनी को रोक सकती है। अब जरा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, कंपनी पर कुछ देनदारियां हैं जो भविष्य में कंफर्म हो सकती हैं, करीब 121 करोड़ की। ये उनके नेटवर्थ का 68% से ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी पर 141 करोड़ का कर्ज भी है, और मार्केट से 152 करोड़ रुपए वसूलने भी बाकी हैं। ये नंबर्स काफी बड़े हैं और थोड़ी चिंता जरूर पैदा करते हैं। तो हमने कंपनी की अच्छी बातें भी देखी और रिस्क भी समझे। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और एक फाइनल एनालिसिस पर पहुंचते हैं। तो एक तरफ हमारे पास है एक अनुभवी लीडरशिप, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, ये है बुल केस। और दूसरी तरफ है बड़े जोखिम, जैसे कुछ ही कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता, सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और भारी भरकम फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो ये दुविधा की स्थिति है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक तरफ कंपनी के पास अनुभवी मैनेजमेंट है और इंडस्ट्री में डिमांड भी है, लेकिन क्या इस पोटेंशियल ग्रोथ के लिए इतने गहरे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की कीमत चुकाना सही है? इसका फैसला तो निवेशकों को ही करना